हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज का जो टॉपिक मैंने इन जनरल जो प्रिपेयर किया है वो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट द सिलेबस। बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस या कंडीशंस आएंगी जिसको लेकर ये जो आज का टॉपिक आपको आपको हेल्प करेगा। सो लेट्स गो फर्स्ट ऑफ ऑल टू द इमेज जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करी है। ये मैंने एक लेग को बनाया है। द इमेज ऑफ कोर्स इज नॉट वेरी गुड, बट आपको समझाने के लिए बताने के लिए इट इज़ सफिशेंट। सो मैंने यहाँ से ये पूरा एक लेग दिखाया है और ये मैंने ऊपर का एरिया दिखाया कि यहाँ पर पेल्विक है एंड देन ग्रोइन है एंड देन द लेग स्टार्ट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर मैं पहले आपको जो इमेज है उसको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये पेल्विक एरिया है, इसके ऊपर और देन द ग्रोइन स्टार्ट, और ये थाई है, ये थाई आ गया, और ये नी जॉइंट है, नी कैप है, और इसके नीचे जो काफ है, और यहाँ आके एंकल है, और ये पैर है, और ये इसकी टोस है। सो दिस इज अ डायग्राम, और ये डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको वन बाय वन कंडीशंस को वो मैं अगला जो टॉपिक है आपको समझाने जा रहा हूँ। सो लिसन केयरफुली। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ये मुझे बताने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस हैं, कंडीशंस हैं जो आपके पूरे सिलेबस में आएंगी, राइट फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर से लेके आर्थो तक आएंगी। तो उसमें ये सारा कुछ होने वाला है। अभी मैं इंडिकेशंस बताऊंगा और वो जो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है एज ए पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, मैं उसके ऊपर फोकस करने जा रहा हूँ। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने यहाँ पे वो कंडीशंस एंड इंडिकेशंस लिखी हैं कि वो कौन से इंडिकेशंस हो सकती हैं। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास 9, और वो कौन सी इंडिकेशन है या कंडीशन है जिसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, और उस कंडीशन का नाम है इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। इम्पेयर्ड सर्कुलेशन यानी जो सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो इम्पेयर्ड हो रहा है, obstruct हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन। लेकिन मैं वन बाय वन समझाता हूँ कि कैसे। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले जो इंडिकेशन है वो है लीकेज और द रप्चर ऑफ द abdomen aorta। लेट अस से फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को जो abdomen aorta एनोरिज्म था, वहाँ पर पिन पॉइंट एक होल हो गया है एंड देर इज ए लीकेज, यानी ये लीकेज फ्रॉम द पिन पॉइंट जो इंजरी टू द एनोरिज्म हुआ है वहाँ से ब्लड लीक हो रहा है। द नेक्स्ट वन इज, इसके साथ ये है कि इट्स ए रप्चर, यानी रप्चर का मतलब है कि वो एनोरिज्म बिल्कुल फट गया, रप्चर हो गया एंड देर इज ए हैमरेज, देर इज ए ब्लीडिंग सडनली एंड टू मच। जब लीकेज की बात करते हैं तो देर इज ए ब्लीडिंग, लेकिन ब्लीडिंग जो है वो स्लो रेट पे है। कहाँ से? फ्रॉम द एब्डोमेन एओर्टा। एब्डोमेन एओर्टा एक बिग वेसल है जो अपनी ब्रांचेस के थ्रू टू द पेल्विक एरिया टू द एब्डोमेन पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई करता हुआ नीचे की तरफ आता है। सो इफ देर इज ए लीकेज फ्रॉम दैट पॉइंट अबव, तो रप्चर हो गया, तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है इज लीकिंग और ब्लीडिंग आउट, गोइंग आउट ऑफ द aorta। aorta इज ए बिग वेसल। तो इसका मतलब है कि जो फ्रॉम दैट पॉइंट बिलो जो सर्कुलेशन है आर्टीरियल ब्लड का वो डिक्रीज हो जाएगा, चाहे वो ग्रेजुअली हो रहा है या वो सडनली हो रहा है। तो ये कंडीशन डेवलप होगी कंडीशन की वजह से। सो देर इज ए लीकेज एंड द रप्चर ऑफ द abdomen aorta ब्लड वेसल। नंबर 2 इज कि एनी सर्जरी, कोई भी सर्जरी अगर हमने कर रखी है पेल्विक एरिया में और वो सर्जन के थ्रू जब उसने क्लोज किया तो एक्सीडेंटल ट्रोमा टू द ब्लड वेसल हो गया, क्लोजर एंड सूचरिंग प्रॉपरली नहीं हुई, अगेन देर इज ए हैमरेज इन द पेल्विक एरिया। क्योंकि जो पेल्विक एरिया है वो हाईली वेस्कुलर एरिया है, कैविटी है, सो देर इज ए हाई रिस्क ऑफ ट्रोमा। सो सर्जन जब क्लोज करते हैं तो क्लोज करने से पहले वो इंश्योर करते हैं कि ऑल ब्लड वेसल्स आर सूचड हैं या वो कॉटरी करके उनको बर्न कर दिया। नंबर 3 जो है इन्वेसिव प्रोसीजर फिमोरल। देखिए, अगर पेल्विक एरिया में फिमोरल आर्टरी के अंदर आपने कोई प्रोसीजर किया है, फॉर एग्जांपल जैसे लेट से मैं कहता हूँ कि हमने एबीजी के लिए ब्लड सैंपल लिया है और इस केस में हमने जो एबीजी के लिए ब्लड लिया है वो फिमोरल आर्टरी से लिया है। सो इसका मतलब यू हैव इंजर्ड द फिमोरल आर्टरी, और ये जो फिमोरल आर्टरी है इट्स बिग वेसल, राइट एंड लेफ्ट लेग की तरफ ब्लड लेके जाती है, और अगर इसके अंदर से लीकेज ऑफ द ब्लड हो रहा है, राइट, और वो स्पॉन्टेनियसली क्लोजर नहीं हुआ एज ए रिफ्लेक्स, तो फिर जो ब्लड सप्लाई टू
टू द टोज तक है वो इम्पेयर हो जाएगी। नंबर 4 इज ए सक्लेटियल और स्किन ट्रैक्शन। लेट से फॉर एग्जांपल अबव द नी आपने फुल प्लास्टर लगा रखा है और यहाँ आके सिर्फ टोज जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं। अबव द नी एम्पुटेशन है, सॉरी अबव द नी जो है वो आपने स्केलेटियल या फिर स्किन ट्रैक्शन लगा रखी है। तो टाइटनेस ऑफ द स्केलेटियल और स्किन ट्रैक्शन की टाइट होने की वजह से देर इज ए कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, और एज ए रिजल्ट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ टोज तक पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच रहा, एंड इन दैट केस ऑल्सो द इम्पेयर्ड सर्कुलेशन विल अकर। द नेक्स्ट वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी भी कह देते हैं शॉर्टकट में। लेट से फॉर एग्जांपल कि आर्थोपेडिक सर्जन ने सर्जरी करने के बाद उसने आप अबव द नी तक यहाँ से लेके यहाँ तक उसने एक पीओपी लगा दिया है, और पीओपी जो है अनफॉर्चुनेटली वो टाइट है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, दैट विल ऑल्सो रिजल्ट impaired circulation. So number 6 is vascular और आर्थो सर्जरी। लेट से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे थ्रोम्बोफिलेबाइटिस था, वेरिकोस वेन था, या एनी अदर कंडीशन जो है उसकी वजह से वेस्कुलर सर्जन को सर्जरी करनी पड़ी है। एट द टाइम ऑफ क्लोजर उसने प्रॉपर क्लोजर नहीं किया, उसने ये इंश्योर नहीं किया कि ब्लड वेसल जो हैं वो कॉटराइज्ड हैं या वो सूचरिंग उनको कर दिया गया है, लेकिन लेटर ऑन क्या हो रहा है वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है इस एरिया के इंटरनली। सो इसके बिलो जो ब्लड सप्लाई है वो इम्पेयर हो जाएगी। सिमिलरली अगर आर्थोपेडिक सर्जन ने कोई सर्जरी कर रही है टीबिया को लेके, तो इसकी वजह से वहाँ पर उसने भी ट्रोमा कर दिया है, और या कह लो कि कोई ब्लड वेसल को प्रॉपर कॉटराइज या क्लोजर नहीं किया तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। सो इट मीन्स फ्रॉम दैट पॉइंट बिलो जो है वो सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ट्रोमा। ट्रोमा को आप दो तरीके से ले सकते हो, एक्सीडेंटल इंजरी, रोड साइड एक्सीडेंट है, या फिर थ्रू द हैंड्स ऑफ द सर्जन, तो उसकी वजह से भी फ्रॉम दैट पॉइंट बिलो। तो कंपाउंड फ्रैक्चर जो होता है उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा रहता है, ट्रोमा टू द ब्लड वेसल ज़्यादा रहता है, सो देर इज अ रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। नंबर 9 जो लास्ट वन है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। लेट से फॉर एग्जांपल कि ये जो काफ मसल है ये हिट हुआ है, ट्रोमाटाइज हुआ है, और उसकी वजह से जो मसल्स हैं वो क्या हो गए, वो फ्रेगमेंटेड हो गए, पीसेस में हो गए। वन पीस जो था वो कई पीसेस में हो गया। तो एक तो ये हो गया कि उसके बीच में जो गैप है वहाँ पर जो ब्लड वेसल थे उनको इंजरी पहुंची है, वो ब्लीड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर द ट्रोमा जो वहाँ पर एडिमा होगा वो भी सर्कुलेशन को कंपेयर करेगा, एस्कीमिया होगा, फ्रॉम दैट पॉइंट बिलो अगेन जो यहाँ पर सर्कुलेशन की सप्लाई थ्री टू द टोज वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। सो ये कुछ कंडीशंस थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। लीकेज इन द रप्चर ऑफ द एब्डोमिन एओर्टा, सर्जरी इन द पेल्विक एरिया जो हाईली वेस्कुलर है। नंबर 3, एनी इन्वेसिव प्रोसीजर इन द फेमोरल ब्लड वेसल को लेके, फॉर एग्जांपल जैसे आर्टीरियल ब्लड ग्लासेस के लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं, या फिर स्केलेटल ट्रैक्शन है, स्किन ट्रैक्शन है। नंबर 5 इज ए प्लास्टर है। नंबर 6 इज ए वेस्कुलर सर्जरी है बाय द हैंड्स ऑफ द सर्जन, आर्थोपेडिक का आर्थोपेडिक कर रहेगा। ट्रोमा ये सर्जिकल ट्रोमा भी हो सकता है, ये एक्सीडेंटल ट्रोमा भी हो सकता है। कंपाउंड फ्रैक्चर है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सो ऑल दीज कंडीशंस जो हैं कैन cause impaired circulation to the toes of the feet. So in this case the observation जो है ना वो बहुत so let's go to the next part of the topic. अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक ये है कि एज ए RN आप अगर इस पेशेंट किसी पेशेंट की जिसके साथ वो कोई प्रोसीजर हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल उसका पेल्विक कैविटी से में कोई इन्वेसिव प्रोसीजर हुआ था, या फिर मोरल आर्टरी से आपने ABG के लिए ब्लड लिया है, या फिर कोई आर्थोपेडिक या वेस्कुलर सर्जन ने कोई प्रोसीजर किया है, स्किन ट्रैक्शन है, स्केलेटल ट्रैक्शन एटसेट्रा है, जो अभी एक लंबी लिस्ट हमने देखी थी। आप उसकी बेड साइड RN हो और आप पेशेंट की केयर कर रहे हो। सो व्हाट इज़ योर रोल नाउ? सो यू हैव टू क्लोजली ऑब्जर्व। आपको पेशेंट की बेड साइड पे रहना है एंड
क्लोजली ऑब्जर्वेशन करना है। और ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है, नंबर 1 कि क्या पेशेंट का यहाँ पे सक्रीटल ट्रैक्शन या स्किन ट्रैक्शन या पीओपी को लेके ये कोई पेशेंट कंप्लेन तो नहीं कर रहा कि टाइटनेस हो रही है। तो टाइटनेस अगर हो रही है तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो उनको कंस्ट्रिक्ट करेगी। एज ए रिजल्ट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ब्लड सप्लाई टू द टोज इम्पेयरमेंट हो जाएगा। सो यू हैव टू क्लोजली ऑब्जर्व फॉर एनी टाइटनेस और एनी कंस्ट्रिक्शन। और उसकी टोज को देखिए कि यहाँ पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है। और इस स्वेलिंग को जो अदर साइड ऑफ द लेग है उसके साथ कंपेयर करिए कि उसकी टोज का साइज क्या है और यहाँ पर जो साइज क्या है। इसका साइज डेफिनेटली इफ देयर इज अ स्वेलिंग तो साइज जो है टोज का वो स्वॉलन होगा, वो बढ़ जाएगा। नंबर 3 जो है उसकी टोज जो है उसका स्किन कलर क्या है। अगर कंस्ट्रिक्शन हो रही है, टाइटनेस हो रही है और इम्पेयर्ड सर्कुलेशन हो रहा है तो स्किन का कलर जो होगा वो रेड पिंक नहीं होगा बल्कि येलो, ग्रीन एंड ब्लैक की तरफ जा रहा होगा। इस कलर को भी आप अपोजिट जो टोज हैं उनके साथ कंपेयर करिए। नंबर 4 इज अ टेम्परेचर, यानी आप इस फिंगर्स को छूइए अपने हाथों से और फील करिए कि ये कोल्ड हैं या ये वार्म है। तो इसको भी आप कंपेयर करिए विद द अपोजिट साइड में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो टोज उसकी हैं ये कोल्ड हैं। और बिकॉज ये सब क्यों है, बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड सर्कुलेशन। नंबनेस होगा, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि नंब हैं लाइक ए पेरिफेरल न्यूरोपैथी की तरह और उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। सो द नेक्स्ट वन इज पैडल पल्स। यहाँ पर आप पैडल पल्स देखेंगे तो आपको आपकी फिंगर्स के बीच में एक पल्सेशन होगा जिससे आपको पता चलेगा कि जो पैडल पल्स है वो पुअर है, इतनी पावरफुल नहीं है। देन आप पेशेंट को बोलिए कि अपनी वो टोज को मूव करे तो वो मूव नहीं कर पाएगा, राइट। सो दैट इज ए मोशन ऑफ द टोज इज डिक्रीज। नंबर 8 जो है वो है पेन, यानी पेशेंट को ऑफकोर्स प्रोसीजर के बाद जो फिजिशियन है उसने उसको एनाल्जेसिक लिखा है, राइट, लेकिन उसके बावजूद यानी डिस्पाइट ऑफ द एनाल्जेसिक पेशेंट का पेन रिलीव नहीं कर रहा, पेशेंट बार बार कंप्लेन कर रहा है। यू एज ए बेड साइड आरन आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फर्दर असेसमेंट करिए कि क्यों उसका पेन रिलीव नहीं हो रहा। अब आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन एटसेट्रा वहाँ पे क्या है, स्टे विद द क्लाइंट, डू नॉट लीव द क्लाइंट, नंबर 1। नंबर 2 वाइटल साइन को देखिए। वाइटल साइन में हमेशा अगर कोई इन्वेसिव प्रोसीजर है तो लोकल ड्रेसिंग को देखो फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, नंबर 1। नंबर 2 उसके वाइटल साइन देखिए, पल्स रेट एंड रिदम करेक्टर देखिए और देन उसका ब्लड प्रेशर देखिए कि सिस्टोलिक प्रेशर पहले कहाँ था और अब प्रोसीजर के बाद, यानी ये कंप्लेंट्स के बाद वो उसका ब्लड प्रेशर अगर ब्लीडिंग हो रही है, जैसे मैंने कहा कि एयोटा का वहाँ पर लीकेज हो रहा है या वो एनोरिज्म हो रहा है या वेस्कुलर सर्जरी या आर्थोपेडिक की वजह से इंटरनली उसको ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर है कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप करेगा ना। व्हाट इज योर नेक्स्ट ड्यूटी इन ऑल दीज कंडीशन, यू डोंट हैव एनीथिंग मच टू डू हेयर क्योंकि यहाँ पर फिजिशियन का इंटरवेंशन इज इमीडिएटली रिक्वायर्ड, बट यू स्टे विद द क्लाइंट, ऑब्जर्व क्लोजली वाइटल साइन फ्रिक्वेंटली। नंबर 3 नोटिफाई द फिजिशियन। अब फिजिशियन की वहाँ पे एंट्री हो रही है तो आप फिजिशियन पूरा असेसमेंट करने के बाद अगर कोई वो प्रोसीजर ऑर्डर करता है तो यू एज ए आर एन सपोज टू प्रिपेयर, यू आर सपोज टू असिस्ट द फिजिशियन इन दैट प्रोसीजर। और अगर कोई उसने ऑर्डर कैरी किया है तो आपको ऑर्डर कैरी करना होगा। सो दैट इज द एंड ऑफ द टॉपिक। आप मेरे साथ मुझे कॉल कर सकते हो फॉर लाइव ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेस्ड अपॉन माई वास्ट एक्सपीरियंस जो है मेरा क्लिनिकल, उससे उससे उसके आपको हेल्प मिलेगी। टीचिंग का मेथड इज़ मोस्ट सिंप्लीफाइड, मेड इजी अकॉर्डिंग टू द अपनी इंडियन नर्सेस के लेवल के हिसाब से। और आप डेमो क्लास लगाइए और फिर आपका कोई डाउट है, कॉन्सेप्ट है, ड्यूरिंग द क्लास आफ्टर द टॉपिक आप अपना डाउट्स को क्लियर करिए। आई कैन गारंटी यू एट द एंड ऑफ द टॉपिक आपको जब मैं पूछूंगा कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट आपको पूछना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके पास कोई आप चांस नहीं होगा कि आप कहें कि यस सर ये मुझे क्लियर नहीं है, मे बी 1% ओनली। अदरवाइज
ऑल जो रिक्वायर्ड है टीचिंग, जो अपडेशन, वो एनक्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, राइट। और आप मुझे कॉल कर सकते हो। यूएस का नंबर है 267-469-1346। मेरा इंडिया का नंबर है 9988834686 ये दोनों नंबर एक्टिव हैं, दोनों वर्किंग में हैं। जो मेरा इंडिया का नंबर है ओनली व्हाट्सअप कॉलिंग एंड व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा यूएस का नंबर है उसमें आप मुझे कॉलिंग कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हो। द बेस्ट थिंग इज़ कि आप मेरे से पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आपको इजी लगता है बात कर सकते हो। सो डोंट डिले, डोंट हेजिटेट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।